नमस्कार, आप देख रहे हैं JB24 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ब्रिक्स समिट से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। ब्रिक्स प्लस की मीटिंग, 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जिनपिंग ने कहा हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी है, पीएम मोदी। जिनपिंग कहते हैं कि हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आपसे विश्वास और सम्मान जरूरी है, पीएम मोदी ने कहा। जिनपिंग ने कहा हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। जिनपिंग ने कहा हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी है, पीएम मोदी ने कहा। जिनपिंग बोले हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक बातचीत की। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार मौसमी सचदेव जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैन, सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। मौसमी सचदेव मैम, अहम मुलाकात, पूरी दुनिया की नजरें, भारत चीन की नजरें इस बात पर थी कि क्या वाकई में मुलाकात संभव हो पाएगी। लेकिन 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने थे। मुलाकात हुई, 50 मिनट तक मुलाकात चली। और क्या कुछ बदलेगा इस मुलाकात के बाद? कितना ट्रस्ट हम चीन के ऊपर कर सकते हैं? कितना ट्रस्ट शी जिनपिंग के जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनके ऊपर कर सकते हैं मैम? अब देखिए, पहले तो बात ये शुरुआत अच्छी है। 5 साल बाद ऐसे कोई टॉक्स हुआ है और प्लेटफॉर्म क्या है? आई एम सो सॉरी जी, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो ये डिस्कशन, जो ये मुलाकात हुई है, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बट सवाल ये है कि चाइना को हम कितना ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पहले भी बहुत चाइना ने हमें कई बार बैकस्टैब किया है। लेकिन अभी जैसे ये प्लेटफॉर्म बना है, अब 5 साल बाद, जहाँ पे इंडिया और दो एक बड़े राइवल्स हैं, दो राइवल्स मुलाकात किए हैं और कितने सारे हमारे बीच में क्लैशेस हुए हैं। गैल्वान वैली में ले लीजिए आप, हमने भी सोल्जर्स खोए हैं, उन्होंने भी सोल्जर्स खोए हैं। ट्रूप मोबिलाइजेशन आप ले लीजिए, हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स भी बैन किए हैं। उन सब के बाद अभी फिर से एक क्या ये री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चाइना को क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और इंडिया को अभी बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेंगे। हर फ्रंट में हम लोग ओपन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री कहती है और ये प्रूफ है कि चाइना का हमेशा मोटिव अलग होता है। तो यहाँ पे भी अभी हो सकता है कि एक अलग ही मोटिव हो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक ग्लोबल की पावर बन रहे हैं इंडिया, भारत। और सेकेंडली उनका अभी फोकस ताइवान पे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको अटेंशन वहां पे ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट करना है। तो ये कई चीजें हैं, मुद्दे हैं। अभी हम लोग बोल नहीं सकते कि हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अगर ये अच्छी शुरुआत है तो इस शुरुआत को पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए। मैं लेकिन अलग एंगल से आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मुलाकात हुई है दोनों देशों के बीच, जो टेंशन कम करने की कोशिश पिछले 1-2 हफ्तों से बहुत तेजी से हुई है, इसके पीछे क्या आपको व्लादिमीर पुतिन की या रूस की कोई भूमिका देख पा रहे हैं?
बिल्कुल मुझे लग रहा है कि पुतिन जी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये बॉर्डर डील जो है इट इज अ गुड स्टार्ट, और ये जो हो पा रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो पुतिन जी ने लाए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुतिन इज मेकिंग हिज एफर्ट कि चाइना और भारत का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाए और जो राइवलरी है वो खत्म हो जाए। बट ये एंटायरली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर, क्योंकि भारत पहले भी इन्वेस्ट करना चाहते थे, पीस टॉक्स करना चाहते थे, बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर में पीस लाना चाहते थे, बट हमेशा से ये प्रूव है कि चाइना ही बैकस्टैप करते हैं। सो पुतिन का ओके जो भी ये एफर्ट्स है, जो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि 5 साल बाद ये ऐसी बातें हो रही है एंड इट इज एक्चुअली हिस्टोरिक। बट इसमें भी एक पुतिन का जो मैनर है, ये एफर्ट्स रंग लाएगी नहीं आएगी, चाइना पे डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना को आप भरोसा नहीं कर सकते। ऑल्दो ही सेज दैट कम्युनिकेशन ओपन करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड ऑल्सो ही चाइना कह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल, ये आयरनी भी लगता है ये कभी कभी, मतलब कि वो वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं भारत और चाइना के रिलेशनशिप को, और कि हमारे बीच में कोई राइवलरी नहीं है, जो वो बोल रहे, जो बिटर टर्म्स है वो नहीं है, वो आगे देखा जाएगा। अभी तो उन्होंने बात की है, ये बात जब एक्शंस प्रूव है ना, वर्ड्स शब्दों से नहीं होगा। इंतजार करना होगा। लेकिन एक एक पॉइंट से और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार से फाइव आइज ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया है, अमेरिका कनाडा एक साथ पन्नू और निज्जर को लेकर साथ में खड़े आए हैं, एक प्रेशर वेस्ट की तरफ से भारत के ऊपर बनाया गया है, एक प्रेशर अमेरिका नेटो की तरफ से लगातार चीन पे भी बिल्ड किया जा रहा है। तो क्या ये जो वेस्ट का प्रेशर है ये दोनों पड़ोसी देशों को साथ आने के लिए भी मजबूर कर रहा है? क्या ये भी कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तो वेस्ट इज बर्निंग, मतलब वेस्ट सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। सो इट इज अ गुड थिंग। एन एग्जांपल तो नहीं बोलूंगी, ये पिक्चर है जो वेस्ट को दिखाया जा रहा है, और इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है ये प्रूव हो रहा है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, एनी कंट्री, चाहे यूएस हो, वेस्ट हो, कुछ नहीं। तो ये इंडिया का भी जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है मानना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अपरेंट आप प्लेटफॉर्म में आप किसी के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते। जब चाइना चाहते हैं टॉक्स के लिए, तो इंडिया के नॉट से नो, और इंडिया हमेशा से रेडी रहे। सो इट इज अ प्रेशर नहीं बोलूंगी, बट यस इट इज अ वे, ये उन्होंने एक रूट क्रिएट कर दिया है, और अगर ये एक्चुअली रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बॉन्डिंग है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट अगेन इंडिया शुड बी कॉशियस, जितना भी जो हो। चलिए मैं छोटे से ब्रेक ले रुकूंगा मैम। ब्रेक के बाद टर्की में भी एक आतंकी जिस पर मौसमी तंजीम से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास। तुर्की में एयर स्पेस कंपनी पर आतंकी हमला, महिला समेत 2 हमलावरों ने फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 की मौत, कई लोग घायल। हमले के पीछे हो सकता है उग्रवादी संगठन पीकेके। तुर्की में एरोस्पेस कंपनी पर आतंकी हमला, महिला समेत 2 हमलावरों ने फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 की मौत, कई लोग घायल। हमले के पीछे हो सकता है आतंकी संगठन पीकेके। तुर्की में एरोस्पेस कंपनी पर आतंकी हमला, महिला समेत 2 हमलावरों ने फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 की मौत, कई लोग घायल। हमले के पीछे हो सकता है उग्रवादी संगठन पीकेके। चलिए सीधा मौसमी सचदेव, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा मौसमी सचदेव मैम के पास चलेंगे। मौसमी सचदेव मैम, कैसे इस खबर को आप देखेंगे? तुर्की पर कल एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक महिला 2 और पुरुष आतंकी थे जिन्होंने गोलियां भी चलाई, बम भी फोड़े कई लोगों की, और मौत भी वहां पर हुई है। ऐसी दुश्मनी तुर्की की किसके साथ? देखिए यहाँ पे हम 2 साइड से इसको एनालाइज कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे वो लोग इसको कह रहे हैं कि पीकेके ने किया है। पीकेके क्या है? वर्कर्स पार्टी है।
एक्चुअली क्या है कि बहुत साल पहले आपको ये पता होगा कि ये कुर्दिस्तान एक डिमांड फॉर अ सेपरेट अच्छा तो उनका क्या था डिमांड था पहले तो कुर्दिश लोगों का वो लोग माइनॉरिटी थे वहां पे उन लोगों का डिमांड था कि उनके राइट्स चाहिए था ज्यादा ग्रेटर पावर के लिए उन्होंने डिमांड किया था बट वो सुना नहीं गया तो उन्होंने अभी सेपरेट स्पेस मांगा है एज कुर्दिस्तान बट ये अग्री नहीं हुआ है और चीजें उनके अगेंस्ट चली गई है सो एक ये वजह हो सकती है कि ये अटैक उन्होंने किया है लेकिन ये भी अभी देखना पड़ेगा कि इस वक्त क्यों हुआ है जब ब्रिक्स के समिट हो रहा है वहां पे बातें चल रही है सो क्या और हमेशा हमने तुर्की को देखा है कि वो वेस्ट सेंट्रिक विजन नहीं है प्रेसिडेंट का तो वेस्ट सेंट्रिक विजन नहीं है और उनका एक डिकेड से एक प्रॉब्लम चल रही है ईयू का जो मेंबरशिप है वो हो नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिसएग्रीमेंट चल रहा है तो क्या ये वेस्ट का एक स्ट्रैटेजी है एक इनडायरेक्ट मैसेज या वार्निंग है तुर्की को कि आप ब्रिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो ये दो साइड से एनालाइज कर सकते हैं हम लोग क्या ये वेस्ट का क्या है क्या वेस्ट ने ये इनडायरेक्ट वार्निंग दिया है कि तुर्की यू कांट ज्वाइन यू कांट बी ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स और या तो पीकेके ने किया तो उनका मोटो अलग है ओके चलिए मैं लौटता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर आई है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें ब्रिक्स सम्मेलन में पाक की उम्मीदों को लगा झटका एंट्री दिलाने का भरोसा पाक की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है बड़ी खबर इस वक्त ये बता दें पाकिस्तान ने जो भरोसा दिया था उस पर चीन खरा नहीं उतर पाया नहीं हुआ पाकिस्तान चीन ने पाक को दिया था एंट्री दिलाने का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है कहा ब्रिक्स में शामिल होने की सपने देख रहा था कहा पार्टनर में भी शामिल नहीं हो पाया सीधा मौसमी तस्वीर के पास हम चलेंगे मैम इस अपडेट को आप कैसे देखेंगे लगातार शहबाज शरीफ ये सपना देख रहे थे कि ब्रिक्स में एंट्री हो जाएगी लेकिन हालात ऐसे कि पार्टनर देशों में भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया देखिए पिछली बार हमने ये बड़ा सवाल था कि क्या भारत और रशिया का रिश्ते में कोई दरार आएगा क्योंकि पाकिस्तान और रशिया क्लोज हो रहे हैं उनके टर्म्स हो रहे हैं और पाकिस्तान ने अप्लाई भी किया है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाह रहे हैं बट उनके सारे सपने तो चूर हुए हो ही गए हैं एंड ये प्रेडिक्टेड था कि आप भारत और रशिया के रिलेशनशिप में कभी दरार नहीं आएंगे ये पुरानी दोस्ती है ये नंबर अभी चाइना और इंटीरियर जो भी हो अंदर जो भी हो लेकिन अब जो हमें पिक्चर दिख रहा है कि चाइना और भारत के भी टॉक्स जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं तो इस हालात में आपको हम ये बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को वहां पे मेंबरशिप का जगह नहीं मिला अब मेंबरशिप तो छोड़िए उनको तो मीटिंग के लिए बुलाया नहीं गया रशिया होस्टेड 36 कंट्रीज आप देखिए तुर्की भी पहुंच गया मलेशिया पहुंच गया उनको तो बात करने के लिए वहां मीटिंग में शामिल होने के लिए भी इनवाइट नहीं किया है बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट पाकिस्तान की जरूरत किसी को नहीं है अब किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में देखिए पाकिस्तान क्या बोल पा रहे हैं उनका कोई वॉइस ही नहीं है तो ये पूरा क्लियर है कि क्लियर पहले से ही था ऑल्दो पाकिस्तान की एफर्ट्स थे पाकिस्तान कितना भी बोल ले कि वो चाहते थे और कि वो ब्रिक का मेंबरशिप करे इंडिया तो कभी एक्सेप्ट नहीं करते एंड भारत ने पहले ही बोल दिया था कि दे आर अगेंस्ट टेररिज्म और वहां पे जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है ब्रिक्स का कि आपको आप टेररिज्म से फ्री होना पड़ेगा तभी आप ब्रिक में मेंबरशिप आपको मिलेगी लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईरान को भी मिल गया सऊदी अरब को मिल गया लेकिन पाकिस्तान को मीटिंग के लिए भी नहीं बुलाया गया है तो ये उनके लिए एक झटका वो प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए था उनको अभी चाहे पाकिस्तान में नारे क्यों ना लगे हैं चाइना के अगेंस्ट भी वहां पे नारे लग जाएंगे क्योंकि उनको दिख गया है कि भारत और चाइना की दोस्ती कहीं मतलब फिर से एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग बढ़ रही है तो वहां पे वो भी एक जलन सी हो रही है
कि और ये फैक्ट था, दुनिया को पता था कि वो ब्रिक्स, हमें तो पता ही था कि ब्रिक्स में वो मेंबरशिप नहीं वो करेंगे, क्योंकि रशिया और भारत के रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगा और भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स के मेंबर हो। पाकिस्तान के ब्रिक्स में एंट्री के लिए मैं लौटता हूँ मैम आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बांग्लादेश में सच बोलकर गिरे राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद शाहबुद्दीन ने लिया था शेख हसीना का पक्ष। राष्ट्रपति ने कहा था शेख हसीना का इस्तीफा अभी तक नहीं मिला। बांग्लादेश में सच बोलकर गिरे राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, खबरें ऐसी भी हैं कि बांग्लादेश आर्मी चीफ को भी वो हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस मोहम्मद शाहबुद्दीन जो कि राष्ट्रपति हैं उनको हटाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा था कि शेख हसीना का इस्तीफा नहीं मिला। बांग्लादेश में सच बोलकर राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन हिल चुके हैं। सीधा मौसमी सदे मैम के पास चलेंगे। मैम, किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस को आप देखेंगे, क्योंकि अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि राष्ट्रपति ने सच कह दिया कि मुझे तो शेख हसीना का इस्तीफा तक नहीं मिला, तो अब राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी चल रही है। साथ ही में मोहम्मद यूनुस लगातार इस कोशिश में है कि बांग्लादेश आर्मी चीफ को भी हटाया जाए, क्योंकि वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। चाहिए देखिए, ये पहले से शेख हसीना जी जब वहां से निकल गई बांग्लादेश से, आर्मी चीफ ने बोल दिया था अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म करना चाहते हो, आपको जो भी हो, इलेक्शन हो जो भी हो, 18 मंथ्स में आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि यूनुस जी चाहते थे कि वो 5 साल ले, बट हमें पता है कि जो आर्मी चीफ है वो हसीना जी के रिलेटिव है, और आर्मी चीफ ने कहा है कि ही इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। और ये देखिए, बहसबाजी तो यूनुस जी के साथ हो चुकी है आर्मी चीफ की ऑलरेडी। सो उनका है कि वो आर्मी चीफ को हटाए, लेकिन उनको देखिए चीफ जस्टिस को भी उन्होंने हटा दिया, तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। आप अगर देखिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वहां पे अभी पार्लियामेंट ही नहीं है। सो इफ यू गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, so parliament has the right to remove the president। तो अभी क्या होगा, प्रेसिडेंट को रिमूव अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, आर्मी चीफ है, ही इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। सो अभी वो चाहते हैं कि जैसे शेख हसीना जी को निकाला है, उन्होंने यही स्ट्रैटेजी यूनुस जी लगा रहे हैं, और यहाँ पे यूनुस जी ने उस वक्त यूएस को भी कॉल वॉल लगाया होगा, बट अभी देखिए इजराइल चारों तरफ डिस्टर्बेंस है, तो आई थिंक यूएस इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये फिर से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक स्ट्रैटेजी है, कैसे एनआरकी क्रिएट करके प्रेसिडेंट को निकाला जाए। आप देखिए ना, बिकॉज पार्लियामेंट्री रिजॉल्व हो गया है, तो अभी उनका डिमांड क्या है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, सो दैट वो लोग सब कुछ ही बदल दे, क्योंकि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गए तो प्रेसिडेंट रिमूव नहीं होंगे, और अगर कोई रेजिग्नेशन लेटर या फॉर्मल डॉक्यूमेंट कोई अगर उनके पास नहीं है, तो शेख हसीना इज स्टिल द लीडर ऑफ बांग्लादेश। तो ये बहुत ही सोच समझ के यूनुस जी ने ये गेम प्लान किया है, स्ट्रैटेजी बनाया है। तो ये उनके जो बड़े बड़े शब्द थे कि वो रिफॉर्मेशन चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो सारे अगेंस्ट चले गए हैं। बांग्लादेश इज मूविंग टुवर्ड्स एनार्की, और बांग्लादेश धीरे धीरे डिजास्टर की तरफ वो हो रहा है। अब देखिए वो अब क्या करे, उनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, वो चाहते हैं कि जबरदस्ती प्रोटेस्ट एंड वायलेंस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव करे। प्रेसिडेंट रिमूव होते ही आपका आर्मी चीफ एंड वो अपना ही सब कुछ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना क्रिएट करके अपना ही रूल जमाना चाह रहे हैं। नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था नाम पर, लेकिन अब बांग्लादेश को किस चीज की तरफ ले जाते हैं पूरी दुनिया यही देखना चाहती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी सदे मैम, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज